हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करा था और इसके हम अभी तक 4 लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने बच्चों वो चारों लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप वहां पे जाके उन चारों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। देन आप इस लेक्चर नंबर 5 के ऊपर क्या कर सकते हैं बेटा, स्विच कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो बेटा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज के हो। कैसे भी सवाल हो आप डाल सकते हैं बेटा, हम आपको उन सवालों के जवाब देने का फटाफट से कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि आखिर सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को हमने समझ लिया था। पार्टनरशिप को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी और लास्ट लेक्चर में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आज का जो लेक्चर है बेटा वो फोकस रहने वाला है कंपनी के ऊपर कि आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, कौन लोग कंपनी खोल सकते हैं, कंपनी के अंदर किन किन एक्ट के तहत क्या क्या प्रोविजंस इंप्लीमेंट होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 वो पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर क्या रहने वाला है बेटा, ओरिएंटेड रहने वाला है। तो फटाफट से हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा कि आखिर कंपनी होती क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for carrying business activities and has a legal status independent of its members। इसका मतलब क्या है बेटा कि एक कंपनी एक पर्सन्स का एसोसिएशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स का एक एसोसिएशन है बेटा जो किसी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए फॉर्म किया जाता है और इनका खुद का एक लीगल स्टेटस होता है, खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है। यानी कि जब आप एक कंपनी रन करते हैं तो एक कंपनीज एक्ट 1956 बनाया गया है बेटा, उस एक्ट के प्रोविजंस के तहत हम अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। हम अपने हिसाब के अनुसार कंपनी को एक रन नहीं कर सकते, हमें कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपनी को रन करना पड़ेगा। सो बेसिकली कंपनी जो होती है बेटा वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस का एसोसिएशन होता है जो किसी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए फॉर्म करी जाती है और इसका एक लीगल स्टेटस, एक लीगल आइडेंटिटी, एक लीगल एंटिटी होती है और इसके अंदर जो प्रोविजंस इंप्लीमेंट होते हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। क्लियर है बेटा, ये चीज आपको ध्यान दी जाएगी। एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा कंपनी का, क्या कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के आखिर फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी की क्या होती है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसको आप समझिए बेटा, देखिए क्या होता है इसका मतलब। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कंसीडर करते हैं जिसका खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है और इंडिपेंडेंट होती है ये अपने शेयर होल्डर से। दिस मीन्स दैट द कंपनी कैन ओन असेट, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम। मतलब एक कंपनी जो होती है वो असेट को ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, सू कर सकती है, सू करवा सकती है अपने नाम से भी। यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एक्ट करती है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये अपने सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह क्या करती होती है बेटा, काम कर रही होती है। सो बेसिकली कंपनी जो होती है वो अपने नाम पे कोई असेट अर्न कर सकती है, ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड द सेकंड फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लायबिलिटी होती है बेटा वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी थ्रू देयर शेयर्स। हर एक शेयर होल्डर ने, हर एक मेंबर ने, कंपनी के मेंबर ने, जो हर एक कंपनी का शेयर होल्डर है बेटा, उसने अपने अमाउंट से या अपनी क्वांटिटी के अमाउंट से उसने क्या किया बेटा, कैपिटल इन्वेस्ट करी है और जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर थ्रू देयर शेयर्स उतनी ही उसकी क्या बन जाती है बेटा, लायबिलिटी बन जाती है। सो दिस प्रोटेक्ट देयर पर्सनल एसेट इफ द कंपनी फेसेस डेब्ट्स और बैंकरप्सी। तो अगर
कोई शेयर अगर कंपनी अगर कंपनी के पर्सनल एसेट्स में कोई भी नुकसान होता है या कंपनी को नुकसान फेस करती है, कंपनी अगर दिवालिया हो जाती है, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि उन्होंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतनी लायबिलिटी ही उनको भुगतनी पड़ती है, बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर आ जाती है। क्लियर है बेटा? सो सेकंड फीचर आपको समझना है जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेटा क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसके अंदर कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। थर्ड फीचर क्या है बेटा इसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है बेटा इस कंपनी का वो ओनरशिप से सेपरेट होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही जरिए कंपनी के ऑपरेशंस को रन किया जाता है, कंपनी के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन से हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सनल्स को अपॉइंट करना है, कौन कौन से पर्सनल्स को अपॉइंट नहीं करना है, ये सारे के सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए ही लिए जाते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा किसकी, शेयर होल्डर्स की। क्लियर है बेटा? ये आपको थर्ड फीचर इंपॉर्टेंट समझना है बेटा कि कंपनी के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं, कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं बेटा वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए लिए जाते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये शेयर होल्डर्स के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं। फोर्थ फीचर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है बेटा कि जितना भी प्रॉफिट एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अर्न किया है वो क्या किया जाता है बेटा, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जितनी उनकी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब किसी शेयर होल्डर ने जितना शेयर होल्ड कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या क्या दिया जाता है बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज डन थ्रू डिविडेंड, अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग पेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये डिविडेंड के जरिए किया जाता है। डिविडेंड क्या होता है बेटा, एक वो पोर्शन होता है जो कंपनी की अर्निंग होती है बेटा, जो वो शेयर होल्डर्स को पे करना चाहती है। मतलब डिविडेंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कंपनी का वो प्रॉफिट होता है बेटा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिविडेंड के रूप में क्या करती है बेटा कंपनी, शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करती है बेटा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड द फिफ्थ फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं बेटा वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को कभी भी सेल कर सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अगर वो पब्लिकली ट्रेडेड है तो, और अगर प्राइवेटली भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है उस कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं बेटा वो फ्रीली ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं, इजिली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं उन इंटरेस्टेड पार्टीज को जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई है, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कोई दूसरे तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पे शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है बेटा वो क्या होती है, इजी होती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लियर है बेटा बात? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। So first one is separate legal entity, second one is limited liability, third one is board of directors, fourth one is distribution of profits, and the fifth one is transferability of shares. Clear है बेटा? So these are the features of a joint stock company. अब next topic आता है बेटा हमारा what are the merits of a joint stock company. तो फीचर्स और मेरिट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली जो फीचर्स होते हैं वही हमारे कहीं ना कहीं हमें मेरिट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट फीचर मेरिट क्या है बेटा हमारा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और यही हमने फीचर्स के अंदर भी पढ़ा है बेटा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं बेटा वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को किसी अदर इंटरेस्टेड पार्टी को सेल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि उस कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। यही अभी अब आपको मैंने फीचर्स के अंदर समझाया था। दूसरा मेरिट क्या होता है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी। यही मैंने अभी आपको बताया बेटा कि यहाँ पे हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना कैपिटल अमाउंट उसने क्या किया है बेटा, इन्वेस्ट किया है। मतलब जितना कैपिटल अमाउंट एक शेयर होल्डर के जरिए इन्वेस्ट किया गया है उतनी ही लायबिलिटी उसके ऊपर होती है। कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर के ऊपर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक की हमने फीचर्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करी थी। सोर्सेस ऑफ नेशनल ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझिए। सोर्सेस ऑफ नेशनल ग्रोथ, जो लार्ज स्टॉक जॉइंट कंपनी होती है बेटा वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूम देने में। फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ी कंपनी होगी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़ी होगी बेटा, तो कहीं ना कहीं वो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी निकालेगी बेटा, लगातार नए नए इनोवेशंस भी करेगी, टैक्स भी पे करेगी, रेवेन्यू जनरेट भी करेगी। तो जो बड़ी लार्ज स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है बेटा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशंस की इकोनॉमिक ग्रोथ में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इनोवेशंस लेके आती है, टैक्स भरते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इन सारी चीजों से हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है
वो एक अच्छी क्वांटिटी में नेशन की जीडीपी में क्या करती है बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर है बेटा। एंड द फोर्थ मेरिट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें क्या है बेटा, देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है बेटा, वो लेवरेज करती है इकोनॉमी को ड्यू टू द लार्जर साइज। जितनी बड़ी साइज होगी बेटा कंपनी की, उसमें उतनी ही बढ़िया तरीके से डील्स को हम नेगोशिएट कर सकते हैं सप्लायर्स के साथ, ठीक है। कोस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन तक, और जाहिर सी बात है हम कॉम्पिटिटिव एज तक एक मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट से ही ये पॉइंट लिंक हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखने को मिलता है। अब कुछ मेरिट्स हैं बेटा कंपनी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें डीमेरिट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि हर एक चीज से कुछ फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए कंपनी। जाहिर सी बात है इसके फॉर्मेशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेटअप करना बेटा एक कॉम्प्लेक्स और एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है बेटा। ये इतना सिंपल नहीं है जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सेटअप कर लेते हैं। इसको फॉर्म करना एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में समय बहुत ज्यादा लगता है और पैसा बहुत ज्यादा लगता है। यानी कि मनी एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क है बेटा किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना। ये इतना ईजी नहीं है जितना हम सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को फॉर्म कर लेते हैं। इसमें लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है और जिसे पूरा करने के लिए पैसा और समय बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ये पहला लिमिटेशन है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि इसको फॉर्म करना एक डिफिकल्ट प्रोसीजर या लेंथी प्रोसीजर है। दूसरा लिमिटेशन क्या है बेटा, कंप्लायंस बर्डन। जाहिर सी बात है जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती है बेटा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस बर्डन को फेस करती है। फॉर एग्जांपल दे मस्ट अडेयर टू स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस को इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के इनको अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और गवर्नमेंट के प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए इनको काम करना पड़ता है, जिससे इनके टाइम और कॉस्ट भी क्या हो जाती है बेटा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बर्डन इनके ऊपर आ जाता है। यानी कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस को इनको स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ता है बेटा, फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हमें देखने को मिल जाता है। थर्ड लिमिटेशन क्या है बेटा, डबल टैक्सेशन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय a joint stock company are taxed once at the corporate level before being distributed as dividend to shareholders who are then taxed again on that income, personal income tax. This can be seen as a form of double taxation. यानी कि कंपनी के अंदर हमें डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। अगर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है बेटा, तो डिविडेंड देने से पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी बेटा, और जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाएगा तो वो शेयर होल्डर्स वापस से अपने इनकम पे क्या करेंगे बेटा, टैक्स पे करेंगे, जिसे हम पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन देखने को मिल जाता है, और ये टैक्स वाली समस्या तो आज के टाइम पे है ना इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है बेटा, कि एक इंडिविजुअल कितने ज्यादा टैक्स पे करता है, अर्निंग से ज्यादा तो वो अपने टैक्स पे कर देता है। तो डबल टैक्सेशन भी कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर एक लिमिटेशन देखने को मिल जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं सर, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनीज होती है, एक पब्लिक कंपनीज होती है, तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग बेटा कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइवेट कंपनीज होती है जिसका कोई प्राइवेट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनर होते हैं, और पब्लिक कंपनीज वो होती है बेटा जो गवर्नमेंट के अंडर में रूल करती हैं। तो फटाफट से छोटा सा टॉपिक है प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज का, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर्स को और डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए, बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्रीली नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इट कैन कॉमर्स बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ये इनकॉर्पोरेशन के बाद भी बिजनेस को कॉमर्स कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत ही जरूरी है, और मिनिमम कैपिटल यहाँ पे 1 लाख की रिक्वायरमेंट रहती है। ये कुछ 6 फीचर्स है बेटा जो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं बेटा। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि वो इनके शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेस करे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे फॉर्मेलिटी में, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड इनको अपने नाम के आगे लिखना पड़ता है। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है बेटा कितनी, 1 लाख। वहीं पर ही पब्लिक कंपनी क्या होती है बेटा, तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। वहीं पर ही पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। यहाँ पे ये जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि वो इनके शेयर्स और डिबेंचर्स को बाय कर सकती है। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो होती है वो फ्रीली मूव हो जाता है, ठीक है। और याद रखना ये बिजनेस को तभी रन कर सकते हैं जब इन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है। और इन्हें अपनी कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी नहीं है। और मिनिमम कैपिटल यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, 5 लाख मिनिमम कैपिटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। सो दीज और ऑल अबाउट द थिंग्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। क्लियर है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी आखिर क्या होती है। क्लियर बेटा। अब ये फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला टॉपिक है कि आखिर एक कंपनी का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं।
तो अगर आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना है तो आपको मेजर जो होते हैं बेटा वो 4 बेसिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये मेजर 4 फॉर्म तरीके होते हैं बेटा जिससे आप किसी कंपनी को क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्म कर सकते हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को क्या कर दें बेटा, हम कंप्लीट कर दें। सो बेसिकली देखा जाए तो आज हमारा कंपनी वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं होता है, अभी हमारा इसमें टॉपिक बच रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि हम लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और लेक्चर नंबर 6 में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बेटा इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो। वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।